बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स की। यानी कि जो सा ओजोन है उसकी डिप्लेशन ओजोन की तबाही और उस तबाही की वजह से ओजोन जो सी है वो तबाह हो चुकी है, और उसके इफ़ेक्ट्स हमारी जो सी ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो सी एनिमल लाइफ है, हमारी जो सी परिंदों की लाइफ, यानी कि जो से हैबिटेबल एरियाज़ हैं उसके ऊपर ओजोन की डिप्लेशन का क्या असर पड़ता है। आज हम बात करते हैं कि ओजोन जो सा होता है वो एक एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम का एलोट्रोप है। ओजोन जो सा होता है ये एलोट्रोप है। एलोट्रोप का क्या मतलब होता है? एलोट्रोप जो सा होता है, एलोट्रोपी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म विच मे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और in the occurrence of molecules that contain different number of atoms। यानी कि एलोट्रोपी जो सी होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा शक्लों में केमियाई अंसर का वजूद होता है। दो या दो से ज़्यादा केमियाई अंसर जो से होते हैं वो मिले होते हैं, केमियाई अंसर आपस में मिलते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो से एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिले होते हैं, जो क्रिस्टल के ठोस में एटमों की तरतीब में या मुख्तलिफ तादाद में एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रोपी है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटम जो सा होता है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑक्सीजन का एटम जो सा है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑक्सीजन का एटम जो सा होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के एटम में दो इसके ये होते हैं, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सात कह रहा हूँ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ये करता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद शेयर करने हैं। अगर इसे कोई दूसरा एटम नहीं मिलता तो क्या करता है, ये अपने ही भाई के साथ बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन अपने भाई के साथ ही शेयर कर लेता है। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 आप इसमें शेयर हो गए। ठीक है ना, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से क्या करता है, अपने भाई के साथ डबल बॉन्ड बनाता है अगर इसे कोई दूसरा एटम नहीं मिलता। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, एलोट्रोपिक ऑक्सीजन एटम। आप जो सी इंग्लिश में मैंने तारीफ बताई थी वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओजोन गैस होती है, ये पेल ब्लू कलर की गैस होती है, पेल ब्लू कलर होता है इसका, ये गैस होती है। ठीक है ना, ये पंजेंट स्मेल, चुभने वाली स्मेल होती है। फोटोकॉपी मशीन के पास जाएंगे, उसके पास ओजोन की आपको खुशबू आ रही होगी, वो ओजोन जो सी होगी वो ओजोन है, उसकी पंजेंट स्मेल है। ओजोन की क्या है, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, पंजेंट चुभने वाली स्मेल। फ़ोटोकॉपी मशीन के पास जाएंगे ना, आपको एक पंजेंट चुभने वाली स्मेल आएगी, वो ओजोन की होगी। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में 4 रीजन्स आते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम जाते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ये जो सा रीजन है ये ट्रोपोस्फेयर का है, ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो सा ज़मीन की सतह से लेकर ये स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल दरमियान तक जो सा फासला जहाँ पर ओजोन लेयर बन रही है, ठीक है ना, यहाँ तक का जो सा फासला है वो 25 से 30 किलोमीटर का है। ठीक है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो रही है इधर। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि ओजोन जो सी है वो इधर बन रही है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि क्या होता क्या है, ओजोन कैसे बनती है और कैसे टूटती है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है ना, बना कर भी दिखाया था और बताया भी था। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो सा ऑक्सीजन है इधर बनती है। ऑक्सीजन जो सा है वो ऑक्सीजन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक एटम ऑक्सीजन के उससे मिलता है और ओजोन बनाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना, और दरमियान में बनने के बाद जो सी ओजोन है ये बनने के बाद ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर चली जाती है, इधर स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर चली जाती है। और यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में ओजोन का मॉलिक्यूल जो सा है वो टूट जाता है, किसमें, फिर दोबारा ऑक्सीजन में और प्लस ऑक्सीजन एटम में। ये जो सा होता है ना, ये ऑक्सीजन एटम
ये दोबारा से मिलते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनोटॉमिक एटम जो सा ऑक्सीजन का, ये दोबारा से दरमियान में आते हैं, ये दोबारा दरमियान में मिलते हैं। ऊपर तो मिल नहीं सकते क्योंकि ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो सिर्फ ओजोन एटम को तोड़ रही हैं। ओजोन एटम को तोड़ रही हैं ऑक्सीजन, डायटोमिक ऑक्सीजन एटम में और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम में। और फिर उसके बाद ये जो उनसे दोनों एटम्स हैं, डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, ये दरमियान में यहाँ पर आते हैं। दरमियान में आने के बाद ये दोबारा से मिलते हैं और ओजोन बना देते हैं ऊपर, ठीक है ना। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि जो सा ओजोन है, ओजोन दरमियान में ही क्यों बन रही है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्यों नहीं बन रही, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे क्यों नहीं बन रही। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सी होती है बहुत ही हैवी किस्म की रेडिएशंस होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं, ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं, ना कि ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम को आपस में मिलाती हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से ओजोन की फॉर्मेशन ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर नहीं हो पाती कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वहाँ पर ओजोन की डिकम्पोजिशन कर रही हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन कर रही हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ही ख़तरनाक रेडिएशन होती हैं, ठीक है ना, जिसे सिर्फ और सिर्फ ओजोन ही रोक सकती है, ओजोन ही रोक सकती है। लेकिन जैसे ही लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पर डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन मिलने लग जाए, कि बनने ही लग जाए, फॉर एग्जांपल हम तसव्वुर कर लेते हैं, चलो यार अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और ओजोन लेयर ऊपर ही बना रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सा होगा वो इसे मिलने नहीं देंगी इन दोनों को, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ ओजोन जो सी होगी, यानी कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे उस दौरान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसको मिलने नहीं देगी। अगर मिल भी गए तो जो सी ओजोन की फॉर्मेशन होगी, वो ओजोन जो सी होगी वो दोबारा से डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद ये डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन ये ऊपर ही जमा होते जाएंगे और वो जो से दिक्कत होगी ना बनाने में, जैसे ही, ठीक है ना, ये जो से जैसे ही ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से ओजोन की फॉर्मेशन, ओजोन जो सा होगा ये ऊपर नहीं बनेगी क्योंकि ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से ओजोन की सिर्फ और सिर्फ ब्रेकेज ही होगी। ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को सिर्फ और सिर्फ रोकेंगी, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन के एटम ऊपर आ जाएंगे तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जोन से होंगी वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थोड़े ना रोक सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, तो ऑक्सीजन से ही पास कर जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ओजोन सिर्फ और सिर्फ ऊपर बने, ठीक है ना, ऊपर नीचे दरमियान में बने और ऊपर ओजोन लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट हो ताकि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर रोक सकें। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ओजोन लेयर के साथ ही लगा होगा फिर वो उस मॉलिक्यूल से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गुजर कर हमारी अर्थ पर आ जाएंगी, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया। इसी तरीके से ओजोन जो सा होगा उसकी बनावट, ओजोन की बनावट जो सी है वो नीचे क्यों नहीं है, ओजोन नीचे क्यों नहीं बन रही, इधर दरमियान में क्यों नीचे इसलिए नहीं बन रही क्योंकि नीचे मोनोटॉमिक एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। डायटोमिक ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन एटम नीचे प्रेजेंट है लेकिन मोनोटॉमिक एटम जो सा है ये ऊपर ही प्रेजेंट है दरमियान में। आपको पता है ना कि ओजोन जो सा है ये टूट रहा है, ओजोन की ब्रेकेज हो रही है ऑक्सीजन एटम और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम। मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम नीचे स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से तक नहीं जा सकता, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दरमियान में ही रहेगा, ठीक है ना। ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से नीचे थोड़ी ना जा सकता, इतना लंबा फासला थोड़ी ना तय कर सकता है। तो फिर क्या होगा, ये नीचे से ये ऊपर से नीचे इतना नीचे नहीं आ सकता, तो ये क्या करता है, मोनोटॉमिक एटम इधर आकर दरमियान में आकर ठहर जाता है। तो इसलिए ये मोनोटॉमिक एटम जो सा है ये दरमियान में होते हैं, नीचे स्ट्रेटोस्फेयर की निचली सतह में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम होते हैं। ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन एटम की मौजूदगी की वजह से, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम की मौजूदगी की वजह से नीचे जो उनसे ओजोन नहीं बनेगी क्योंकि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन जो उनसा है वो सिर्फ और सिर्फ दरमियान में स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में मौजूद होते हैं, नीचे नहीं जा सकते, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये ओजोन लेयर जो सी होती है ये ज़मीन से 25 से 30 किलोमीटर तक बुलंद होती है, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओजोन लेयर 20 से 50 किलोमीटर, ज़मीन जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से 20 से 50 किलोमीटर आप हवा में सफ़र करेंगे फिर जाके ओजोन लेयर आपको पता चलाएगा, ठीक है ना। कई बुकों में इतनी लिखी हुई है
ज़मीन से ओजोन लेयर का फासला कई किताबों में इतना लिखा है 25 से 30 किलोमीटर, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम नेवर प्रेजेंट। ओजोन जो सा होता है वो ग्राउंड में होती है, यानी कि ओजोन जब ज़मीन पर आ जाए ना तो 100 पार्ट्स पर मिलियन इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि ओजोन ग्राउंड पर जब आ जाए तो 100 पार्ट्स पर मिलियन इंक्रीज़ हो जाती है। ओजोन जो सा होता है इसका मकसद क्या है, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़, कॉस्मिक रेज़ जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है, सोलर रेज़ जो उनसे हमारे लिए ख़तरनाक है, इन तीनों रेज़ को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती हैं। कॉस्मिक रेज़ जो उनसे होती हैं ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी के हामिल पार्टिकल्स होते हैं। और सोलर रेज़ उनसे सूरज की शुआएँ ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे अगर ये ओजोन को पार करके हम तक पहुँचेंगे तो हमारे लिए बहुत खतरे का बायस होंगे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और कॉस्मिक रेज़ और सोलर रेज़, ये तीनों रेज़ जो सी हैं, ये तीनों रेज़ को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन इनको जज़ब करता है। ओजोन इनको जज़ब करने के बाद इनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता इन रेज़ को। और जो सी ओजोन की एब्जॉर्प्शन है, यानी कि ओजोन इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और फ़िल्टर कर देता है। ओजोन इन रेज़ को एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें फ़िल्टर करके नीचे सिर्फ़ और सिर्फ उन रेज़ को बेचता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। विजिबल रेज़, ठीक है ना, हीट रेज़, इन दो रेज़ को हम तक पहुँचने देता है। बाकी सारी रेज़ ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हम तक पहुँचने नहीं देता। ऑक्सीजन डोंट एब्जॉर्ब डैट रेज़। ऑक्सीजन जो सा होता है वो इन रेज़ को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। ऑक्सीजन जो सा है, आपको पता है ना, मैंने अभी बात बताई है कि ऑक्सीजन जो सा है, अगर ये ओजोन की जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ऊपर, तो ऑक्सीजन जो सा है वो रेज़ को एब्जॉर्ब थोड़ी कर सकता है। वो रेज़ तो रोकने का काम ओजोन का है, ऑक्सीजन एटम का नहीं है। ऑक्सीजन डायटोमिक एटम ये सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी रेज़ होंगी उसको आने देगा, ज़मीन तक पहुँचने देगा। इसलिए ऑक्सीजन डोंट एब्जॉर्ब डैट रेज़, ठीक है। जब ये सारी के सारी रेज़ ज़मीन तक पहुंच जाती हैं तो बीमारियां कौन सी एग्जिस्ट करता है? ये मलेरिया हो गया, स्किन डिजीज़ होगी, स्किन कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक बीमारियां वो भी आ जाती हैं। आई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है। ये डिटेक्ट करता है 1889 में, ठीक है ना। ओजोन जो सा है, ये ओजोन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओजोन जो सा है अगर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इन रेज़ को, तो ये जो सी है ये सारी की सारी बीमारियां इंसानी जिस्म में परवान चढ़ेंगी। जेनेटिक म्यूटेशंस यानी कि विरासती इंसान जो सा है उसे अगली नस्ल तक जो उनसे डीएनए है वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। डीएनए सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक बीमारियां पैदा होंगी जो उनसी पैदा होने के साथ ही लग जाती हैं। और आई प्रॉब्लम्स आएगी, आँखों की बीमारियां डिटेक्ट करेगा। ओजोन जो सा है ये 1889 में हमें पता चला था कि भाई ओजोन वाकई में मौजूद है ऊपर। ओजोन की जो सी मौजूदगी हो थी वो 1889 में हमें पता चली थी। उससे पहले हमें नहीं पता था कि ओजोन कुछ है। ओजोन अगर डिप्लेशन हो जाए, अगर इसकी तबाही हो जाए, ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर ओजोन जो सा है वो थीन पतला हो जाए, या फिर ओजोन जो सा है वो होल क्रिएट हो जाए, ओजोन में होल क्रिएट हो जाए बड़ा सा, तो वहाँ पर उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार एक ही चीज़ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन के ज़िम्मेदार होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों एटम्स पर मुश्तमिल ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो से हैं ये क्या करते हैं? ये ओजोन पर गिरते हैं। ओजोन पर गिरने के बाद ये ओजोन की लेयर को पतला कर देते हैं, या फिर इसमें बड़ा सा होल क्रिएट कर देते हैं, या फिर इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। मजाकी बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो से होते हैं ये रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं, एयर कंडीशंस में पाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रिज वगैरह में एयर कंडीशंस जो से हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और एरोसोल्स में भी पाए जाते हैं। एयर कंडीशंस में पाए जाते हैं रेफ्रिजरेटर। जैसे आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोलने के बाद ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रिज से रिलीज़ हो जाता है। वो जो उनसे रिलीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आसमान की तरफ जाते हैं। आसमान की तरफ जाने के बाद ये ओजोन जो सा है उसको पकड़ लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में जो सा ओजोन है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, उसके साथ जाकर ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना।
ये वाले CFCl3 ट्राईक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राईक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सा है ये स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में जो सी फॉर्मेशन हो रही है ओजोन की, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, ये जाकर, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ओजोन नहीं बनने देते, ये ओजोन नहीं बनने देते, ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई तो ऊपर जो सा होगा ये ऊपर यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे, या फिर नीचे अगर ओजोन बन ही नहीं रही है तो फिर ऊपर जो सी ओजोन पहले से मौजूद है उसकी जो सी लेयर है वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ठीक है। मोनोटॉमिक ऑक्सीजन ये है, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन ये, ठीक है ना। 1980 ईस्वी में ऐसा हुआ भी है कि 1980 ईस्वी में क्या हुआ कि अंटार्कटिका में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते क्या हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ये कार्बन जो सा है 3 क्लोरीन के एटम्स और 1 फ्लोरीन का एटम है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सा है ये टूट जाता है, इसको ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है CFCl2 प्लस। क्लोरीन जो सा है आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये क्या है, एक फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये वाला फ्री रेडिकल ये ओजोन के पास जाता है, जो उनसे पहले से बनी ओजोन होगी उसके पास जाता है, उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, यानी कि ओजोन को ब्रेक कर देता है। OCl में को पता है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 7 और, ठीक है ना। ये जो उनसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपको पता है कि कितने, 2 ये पेयर आ गए, एक ये आ गया और एक जो सा है एक इसके साथ ये क्लोरीन का एटम जुड़ गया, इसके वैलेंस शेल में तो 8 पूरे हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है 8, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। इसलिए क्या है, एक फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल बनाएगा ऑक्सीक्लोराइड का और उसके बाद O2 बनाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीक्लोराइड जो सा है आपको पता है कि ये क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे इसमें। इनको पता है ना, इनको पता है कि भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कहता है कि भाई मुझे ना तेरी समझ नहीं आ रही, तेरे तो 8 पूरे हैं लेकिन मेरे 7 हैं, तेरे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट तेरा मुकम्मल है लेकिन मेरा 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मेरा ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे ब्रेक कर देता हूँ, चल दफ़ा हो जा, ठीक है ना। वो ब्रेक कर देता है, ये ऑक्सीजन का एटम ये आ गया, क्लोरीन का एटम ये आ गया। अब उसके बाद क्या होता है आगे, ठीक ना, आगे ये आ गया, फिर उसके बाद ये एक और क्लोरोफ्लोरो का कार्बन टूटता है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये वही वाला एक मॉलिक्यूल टूटा है, इसमें से ये जो सा Cl है, ये वाला Cl जो सा है, ये उसी सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ, अभी एक क्लोरोफ्लोरो का एटम पूरा नहीं टूटा। क्लोरीन जो सा है ये दोबारा से बन गया, ये क्लोरीन दोबारा जाएगा ओजोन के पास, ठीक है ना, ओजोन के पास दोबारा गया ये, फिर इसने ऑक्सीक्लोराइड का एक बनाया और फिर उसके बाद O2 बना दिया। ये जो सा ऑक्सीक्लोराइड है ये दोबारा से टूट जाएगा मोनोटॉमिक ऑक्सीजन प्लस मोनोटॉमिक क्लोरीन में, ठीक है। और ये जो सा क्लोरीन है ये दोबारा से ओजोन के एक एटम के पास जाएगा, ओजोन के एक मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उसे दोबारा से ऑक्सीक्लोराइड और ऑक्सीजन एटम में डायटोमिक ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फिर ये ऑक्सीक्लोराइड जो सा ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में और मोनोटॉमिक क्लोरीन में, ठीक है। इसी तरीके से ये क्लोरीन जो सा है फिर एक ओजोन एटम को पकड़ लेगा, ठीक है ना, फिर ओजोन एटम को पकड़ लेगा, फिर उसे रिएक्शन करेगा। ये देखें अब ये जो उनसे 2 बने हैं ना, ये वाले 2 ऑक्सीजन, ये वाले 2 ऑक्सीजन, ये तो क्लोरीन एटम बार बार रिएक्शन करी जाएंगे ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ। और ये जो उनसे 2 ये वाले बने हैं, ये 2 क्या करेंगे,
इन्हें भी तो स्टेबल होना है ना, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मोनोटॉमिक जोन से होंगे ऑक्सीजन एटम्स, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और O2 बना देंगे। मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाने, इसने भी 2 बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड यहाँ पर बन गए, ऑक्सीजन बना दी। अब ये ऑक्सीजन जोन सी होगी ये लेयर के ऊपर यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। ये ऑक्सीजन जोन सी है, ओजोन की जगह अब ये ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन ओजोन लेयर की जगह ले लेगी। अब ऑक्सीजन तो थोड़ी ना रोक सकती हैं इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, कॉस्मिक रेज को, ठीक है ना, ये तो अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जोन सी होगी, ये ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, ओजोन लेयर तबाह होना शुरू हो जाएगी। फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन दोबारा से फिर ये एक ओजोन का एटम पकड़ेगा, ओजोन का मॉलिक्यूल पकड़ेगा और दोबारा से ऑक्सीक्लोराइड में टूट जाएगा और ऑक्सीजन एटम में टूट जाएगा, डायटोमिक ऑक्सीजन में। और फिर उसके बाद ये जो सा ऑक्सीक्लोराइड है ये मज़ीद टूट जाएगा मोनोटोमिक ऑक्सीजन में और मोनोटोमिक क्लोरीन में, ठीक है। फिर इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सा है वो करोड़ों लाखों करोड़ों जो से ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन एटम में तब्दील करवा सकता है। लाखों करोड़ों ओजोन एटम्स को, ओजोन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकता है। और वो जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा तो वहाँ पर एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन वहाँ पर आ जाएगी तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं इन ख़तरनाक रेडिएशंस को तोड़ने की, रोकने की। तो वो सारी की सारी रेस जो सी हैं वो ज़मीन तक पहुँचेंगी और हमारे लिए बीमारियाँ क्रिएट करेंगी, मलेरिया, स्किन कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस, आई प्रॉब्लम, ठीक है ना। 1980 ईस्वी में क्या हुआ, अंटार्कटिका में 1980 ईस्वी में देखा गया था कि अंटार्कटिका में पूरा का पूरा ओजोन लेयर जो सी है वो तबाही का शिकार, यानी कि पूरी की पूरी ओजोन लेयर, इतना बड़ा सा होल हुआ है अंटार्कटिका में, ओजोन लेयर है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने तबाही मचाई है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन की है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन वो अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है ना। जो उनसे पहले से मौजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो कि पहले से ही एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो ओजोन लेयर को अभी तक डैमेज करी जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक खासियत है कि बहुत ज़्यादा ओजोन को डिस्ट्रॉय करने की खासियत रखता है, यानी कि एक ओजोन के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ता, ये सिर्फ एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उनसे होते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ उसका मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFCl3, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो उनसा है ये करोड़ों लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है ऑक्सीजन एटम्स में। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अभी तक प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल दरमियान में, वो अभी तक ओजोन को तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है ना, अभी तक, और क़यामत तक तोड़ते रहेंगे, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ओजोन को गायब भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तभी तो ये बैन हुई थी पूरे सारी की सारी कंट्रीज़ में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया था कि भाई कोई भी चीज़ को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनाया ना जाए, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर इसमें कोई भी समझ ना आई हो, ठीक है ना, तो पूछ लेना। अगर आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय फॉर माई, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।